नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। आज यहां पे हम सॉल्व करेंगे सीजी ओपन स्कूल जो 10th के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका जो विज्ञान सब्जेक्ट है उसके उत्तर हम यहां पे सॉल्व करेंगे। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है जहाँ पर मैं हूँ, तो बैकग्राउंड में बारिश की साउंड आ रही है जो मिक्स हो रहा है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन क्या करें, अगर बारिश के रुकने का इंतज़ार करेंगे तो आपको आंसर नहीं बता पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ लीजिएगा, बारिश हो रही है, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला प्रश्न जो आपका है उसमें अखंड में, तो वहाँ पे दिया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जिसका पहला क्वेश्चन जो है वो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर जो है द वाला है, वो है एम्पियर। और दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा आपका 18, जो कि ऑप्शन नंबर स में है। ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है परमाणु संख्या 20 के साथ तत्व आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में रखा जाता है। तो उसका सही आंसर है 4 नंबर, और यह है अ में है इसका आंसर। और उसके बाद जो पांचवा प्रश्न है वो है वृत्तीय गति में वह बिंदु जिसके चारों ओर वस्तु घूमती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसका जो सही वाला ऑप्शन है वो अ है, हमेशा विराम में रहता है। उसके बाद जो प्रश्न है वो पांचवा प्रश्न, केल्विन पैमाने में किसी वस्तु का माप 300 केल्विन है तो सेल्सियस पैमाने में उस वस्तु का ताप कितना होगा। तो जो 300 केल्विन है वो सेल्सियस में कितना होगा, तो उसका सही आंसर जो है ब है, और वो है 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है खंड ब में। तो खंड ब में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, आपको लिखना है। तो समान प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधक जो कि समांतर क्रम में जुड़े हैं के परिणाम का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। पहले का आंसर है। दूसरे का कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। और जो तीसरा है नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। और चौथा है खेत से आने वाले पोषक तत्वों द्वारा समृद्ध हो जाना उर्वरता कहलाता है। और चौथा है काली खांसी और खसरा जैसे रोगों द्वारा संक्रमित होता है। तो उसका सही ऑप्शन जो आएगा वो उत्तर वो है जीवाणु, जिसको इंग्लिश में वायरस कहते हैं और हिंदी में जीवाणु कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है खंड स से। तो खंड स में आपको जोड़ी मिलाना है, सही संबंध स्थापित करना है। तो पहले का जो बृहद पोषक तत्व के साथ जो आएगा वो है नाइट्रोजन। और इंसुलिन का अल्प स्राव, तो उससे जो बीमारी होती है वो मधुमेह है, जिसे शुगर भी कहते हैं। और तीसरा जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक, तो ज्योति तीव्रता को किस में नापा जाता है, उसकी इकाई है कैंडला। और चौथा जो है परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल के सामने आपको लिखना है बोर। और पांचवा है सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि है जिंक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो है कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगी होती है। तो उसका सही आंसर है कि थैलों की चौड़ी पट्टी से कंधे पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में सहायता मिलती है, इसलिए कंधों पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगी होती है। इसका आंसर है छोटे आंसर, शॉर्ट आंसर है, 2 नंबर का है, तो आपको छोटा सा आंसर लिखना है। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर की ओर। तो तीसरा जो है वह चाल की परिभाषा पूछी गई है कि क्या है चाल, और उसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, और चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, और इसका ऐसा ही जो मात्रक होता है वो है मीटर पर सेकेंड इसका होता है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते जो कि चौथा है। तो यहाँ पर आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर 2 अंतर आपको दिखे गए हैं, तो आपको इसी प्रकार से लिखने का। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं 5वां नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो जो कि है तार की कुंडली के कोर में नम लोहे को रखने पर चुंबकीय क्षेत्र क्यों बढ़ जाता है। तो उसका उत्तर है लोहे के अणु एक दिशा में होकर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। और उसके बाद धातुओं के नाम लिखने, आपको बहुत सारे धातु मालूम है, लोहा, सोना, चांदी, और क्या है बहुत सारे एल्यूमिनियम है ना। तो आप खाली 2 लिखना है। तो लोहा को आयरन कहते हैं, जिसका संकेत है Fe। और सोना गोल्ड है, गोल्ड को औरम बोलते हैं, तो औरम के लिए Au लिखा जाता है संकेत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न 8वां। तो बीच में हमारा 6वां प्रश्न छूट गया था, तो उसका आंसर है कि
यदि फूल में से स्त्री केसर को हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो उसका आंसर है यदि फूल का स्त्री केसर हटा दिया जाए तो निषेचन नहीं होता है, क्योंकि स्त्री केसर में पराग को पहचानने की क्षमता होती है, अतः स्त्री केसर की अनुपस्थिति में परागण नहीं होगा। तो ये छठवां जो हमारा छूट गया था उसका आंसर है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि 8वां प्रश्न है, जिसमें मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर स्पष्ट करना है। तो उसका अंतर यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया है, तो ये अंतर आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से लिखे गया आप टेबल बनाकर, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। 3 अंतर यहाँ पे लिखे गए, बहुत छोटे छोटे हैं, पूरा आप लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे उत्तर क्रमांक 9, तो उसमें द्रव्यमान संचरण के नियम के बारे में क्वेश्चन है और उसमें उदाहरण भी देना है। संरक्षण का नियम, तो ये नियम में आपको लिखना है कि यहाँ सिद्धांत कहते हैं कि किसी बंद व्यवस्था में द्रव्यमान सदा ही संरक्षित रहता है, वह न तो बढ़ता है न ही घटता है। द्रव्यमान का न ही सृजन हो सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, परंतु आपस में पुनर्व्यवस्थित अवश्य हो सकता है। किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में सारे अणु तथा परमाणुओं का वजन प्रतिक्रिया के पूर्व तथा पश्चात में समान ही रहते हैं। परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, वे कहीं विलुप्त नहीं होते और न ही अपने आप में पैदा होते हैं। और उसका उदाहरण जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक मोमबत्ती ले, ये सब उदाहरण लेंगे और उसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 9। उसके बाद जो उत्तर क्रमांक 10 है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, ऐसे 3 उपकरणों के नाम लिखना है जिसमें माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों इस्तेमाल होते हैं, या दोनों में से एक होता है, या फिर दोनों एक साथ इस्तेमाल होता है, ऐसे लिखना है। तो आप सभी को पता है मोबाइल फ़ोन, आपके मोबाइल फ़ोन में माइक्रोफोन भी होता है और स्पीकर भी होता है। दूसरा है रेडियो, रेडियो में हो गया स्टीरियो, जो आप स्पीकर घर में सुनते हैं, MP3 प्लेयर वगैरह, तो इसमें भी जो है क्या होता है, स्पीकर होता है। तीसरा जो है टीवी, तो टीवी में भी स्पीकर होता है। तो आप ये लिखेंगे, ये ऐसा आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 11। तो उत्तर क्रमांक 11 में आपको पूछा गया है अल्केन, अल्किन और अल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर अल्केन का सूत्र दिया गया CnH2n+2, अल्किन का है CnH2n, और अल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2, ये होता है उनका सूत्र। तो चलिए देखते हैं दोस्तों उत्तर क्रमांक 12, जो कि प्रश्न था कि जले हुए व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार कैसे सुझाए जा सकते हैं, तो वो उसका आंसर है। तो यहाँ पर 4 आंसर लिखे हैं जो जले हुए व्यक्ति के लिए अपनाया जा सकते हैं प्राथमिक उपचार के तौर पर। तो आप ये लिख लीजिएगा उत्तर क्रमांक 12 का। तो 4 यहाँ पे प्राथमिक उपचार बताए गए हैं। उसके बाद देखते उत्तर क्रमांक 13। तो पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है तथा परितंत्र के कौन से स्तर पर आते हैं, ये लिखना है। तो उसका उत्तर है पौधे समस्त जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहते हैं। स्वपोषी किसी भी जैविक तंत्र का आधार है, क्योंकि ये सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त कर सबके लिए भोजन बनाते हैं। पौधे पारितंत्र में प्रथम स्तर पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न 14 है तो उसका आंसर है, तो उसमें जो रासायनिक प्रक्रिया दी गई है तो उसका लिखना है। तो उसका ये आंसर है कि सोडियम प्लस सल्फेट आयन को जोड़कर क्या बनेगा, तो सोडियम सल्फेट बनेगा। तो इसके बारे में रासायनिक प्रक्रिया लिखना है हमें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में थे 14 में 2 क्वेश्चन थे, तो मैंने दोनों का भी आंसर बनाया है। ठीक है, तो आप वो लिख सकते हैं, या फिर जो ऑप्शन में ये था ये भी लिख लीजिए, दोनों 100% सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रियाएं हो रही है उसको वर्गीकरण करना है कि यहाँ किस प्रकार की क्रिया है, विस्थापन है या अपघटन है या संयोजन है या फिर उभय विस्थापन है, तो उसमें इसको वर्गीकृत करना। आप ये भी लिख सकते हैं उत्तर क्रमांक 14 का जो ऑप्शन वाला अथवा वाला आंसर है वो मैंने दोनों भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। देखिए 14 का ये भी अच्छा है, इसको भी लिख सकते हैं, एक एक लाइन में आंसर है। सिर्फ अभिक्रिया का नाम बताना कि कौन सा अभिक्रिया है। पहला विस्थापन अभिक्रिया है, दूसरा अपघटन अभिक्रिया है, और तीसरा संयोजन अभिक्रिया है, और चौथा जो है वो विस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 15 की ओर,
जो कि जंतु कोशिका के 2 मूल भाग लिखना है। यहाँ पे 3 है, ठीक है, 2 ही मूल भाग लिखना था और उनके लक्षण लिखना था उस भाग के। तो ये इसका आंसर आपके बुक में ही है, तो वहाँ से मैंने इसको लिया है, तो आपके बुक का ही आंसर है। तो यहाँ पर आप उसके मूल भाग लिख सकते हैं और उसके लक्षण इस साइड में लिख सकते हैं। तो मूल भाग और लक्षण उत्तर क्रमांक 15 का आंसर है। तो 2 लिख लीजिए, 2 पूछा गया है, 3 है यहाँ पे, आपको जो अच्छा लगे वो 3 लिख लीजिए या फिर 2 ही लिखिए, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 16 की ओर। तो उनमें जो 5 जो दिए गए हैं उसमें से वो अम्ल है या क्षार है ये बताना है। तो पहला साबुन जो क्षार है, खाने का सोडा भी क्षार है, और संतरा जो विटामिन सी होता है इसलिए अम्ल है। ताज़ा दूध भी उसका पीएच का मान जो है अम्ल के करीब होता है इसलिए वो भी अम्ल है। और नींबू वो तो आपको पता है साइट्रिक एसिड होता है उसमें, इसीलिए वो अम्ल है। और उत्तर क्रमांक 17 जो है तो इनका IUPAC नेम लिखना है। तो CH3CHO वो इथेनॉल है, और CH3OH मेथनॉल है, और HCOOH एक फार्मिक एसिड है, ठीक है, और CH2H5Br ब्रोमोइथेन है इसका IUPAC नेम, और CH3COCH3 प्रोपेनॉन है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर 18 ये प्रश्न में आपको पूछा गया है, समतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और प्रिज्म, ऐसे 6 है जिनका एक एक ही उपयोग लिखना है। तो जब 6 उपयोग लिखेंगे तो 6 पॉइंट में इसके आंसर बन जाएंगे। तो यहाँ पर उपयोग आप लिख दीजिए समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में श्रृंगार दर्पण के रूप में करते। आप जो रोज़ सुबह बाहर निकलते हो आईना देखकर वो समतल दर्पण ही है, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से टॉर्च, सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट में आदि में किया जाता है। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे के दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। यह दर्पण वाहन के पार्श्व साइड मतलब साइड में लगे होते हैं, ड्राइवर के साइड में, तो जिससे चालक पीछे की वाहनों को देख सकता है, जिसे हम साइड मिरर कहते हैं ना, वो यही है उत्तल दर्पण। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग दूरबीन में किया जाता है। अवतल लेंस वाहनों के हेडलाइट में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म, प्रिज्म का उपयोग ज़्यादातर दूरबीन, पेरिस्कोप और सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। आगे में आपको विटामिन प्रश्न है 19, विटामिन और ए और डी तथा बी और सी को एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है। तो उसके पीछे कारण ये है कि विटामिन ए और डी वसा घुलनशील है, दोनों भी वसा घुलनशील है, इसीलिए उन्हें एक वर्ग में रखा गया है। और विटामिन बी और सी ये जल घुलनशील है, इसीलिए इन्हें एक वर्ग में रखा गया है। अब वो यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इन सभी विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो उनके जो रोग है विटामिन ए की कमी से तो ठीक से दिखाई नहीं देना, ये विटामिन ए की कमी होने से होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी ऐसा रोग जो तंत्रिका को प्रभावित करने वाला होता है वो होता है। और उसके बाद विटामिन बी की कमी से रक्त अल्पता मतलब खून में खून की कमी भी होती है, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर का जो पॉइंट लिखेंगे वो विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग, तो उसका नाम है स्कर्वी, एक ऐसा रोग जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं और रक्त बहता है। और 6वां पॉइंट लिखेंगे आप विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग, तो उसको कहते हैं रिकेट्स, एक रोग जिसमें बच्चे की हड्डियां नर्म व विकृत हो जाती है। तो दोस्तों ये था आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। तो और बाकी सब्जेक्ट के आंसर के लिए आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और इनके PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे इनके PDF आपको मिल जाएंगे। तो और ऐसे और बाकी विषय के आंसर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, ताकि जैसे ही मैं आंसर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मोबाइल पर आ जाए। तो मिलते हैं अगले आंसर में, तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।